नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार की सुबह और हमारे ज्योतिष के मित्र सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ हैं। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रविवार का दिन आपके बिना पूरा नहीं होता और सुबह होते लोग इंतजार भी करते हैं और बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि विदेशों से बड़े खतरे आ रहे हैं। तो मोदी सरकार का क्या होने जा रहा है पता नहीं, लेकिन आ, आजकल एक चीज देखी जा रही है कि लोग अलग अलग नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प है या मस्क है या रूबियो है या पुतिन है या शी जिनपिंग है या मैक्रो साहब है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। वो अंदर से घबराए हुए हैं या कॉन्फिडेंट है या क्या दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी जी के साथ भी हो रहा है कि दुनिया में उथल पुथल है, भारत के ऊपर अटैक पे अटैक हो रहे हैं, टैरिफ के अटैक हो रहे हैं, ट्रम्प के अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कहीं जाके शेरों के साथ खेल रहे हैं, कभी किसी वन्य जीवों के साथ खेल रहे हैं, या किधर क्या कहते हैं उत्तराखंड में जाके बोलते हैं कि यहाँ तो अब ऑफ सीजन है ही नहीं, यहाँ तो 12 महीने अब पर्यटन होगा। तो ये बातें हैं कि पता नहीं क्या अंदर का खौफ है जिसको शायद वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कि पर जो चेहरा नजर आ रहा है सामने वो असली चेहरा नहीं है, कुछ घबराहट सी है। क्या खतरे हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में कांग्रेस की 3 सरकारों के ऊपर खतरे आ गए हैं, कर्नाटक भी, हिमाचल भी और तेलंगाना भी। भीतरघात हो सकती है, ये तीनों सरकारें 2025 में जा सकती हैं। हो सकता है यहां से कांग्रेस का रिवाइवल हो कि अपने सबक सीखे और अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं वो। और ट्रम्प टैरिफ यानी कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उथल पुथल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले जो मोदी सरकार के जो खतरे हैं जो बाहर से निकल के आ रहे हैं, रोज चोट पे चोट लग रही है, पर मोदी जो दिखा रहे हैं वन्य जीवों के साथ जाके या उत्तराखंड में जाके, मुझे लगता है कि जो दिखा रहे हैं उससे शायद कई गुना ज्यादा छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं, प्लेनेटरी कंडीशन क्या कह रही है? सिद्धांत सहगल जी, सीधा पहला प्रश्न। जी, नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को भी इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी 29 मार्च 2025 को शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मोदी जी की कुंडली को, उनकी राशि को अगर हम कंसीडर करें तो उनके ऊपर से शनि का ढैया हट रहा है। शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया, चौथा चौथा ढैया कंटक शनि और अष्टम शनि, ये भी ढैया कहलाता है। तो चौथे भाव से शनि का वृश्चिक राशि से हटना, ढैया खत्म हो गया, इस तरह की एक चर्चा होती है और समस्याएं कम हो गई, ये चर्चा भी होती है। लेकिन मेरा अपना शनि देव के ऊपर जो आकलन रहा है, क्योंकि शनि देव परमानेंट दुख के कारक ग्रह है। शनि देव कुंडली के किसी भी भाव में रहे, गोचर में किसी भी भाव में रहे, हालांकि शनि की साढ़े साती और ढैया की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शनि देव जिस भाव में ही रहते हैं और जिस भाव में रहते हुए जिन भावों को देखते हैं, उन भावों को वो 24/7 परेशानियों में डालते हैं। तो ढैया वृश्चिक राशि का खत्म हो जाने से मैं दुखी हूं इस बात को बोलते हुए कि वृश्चिक राशि के लोग जो सोच रहे हैं कि ढैया खत्म होते ही बिल्कुल धन बरसने लगेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो ये थोड़ी सी अलग बात हो सकती है। तो राशि के पंचम में शनि आ रहा है। पंचम भाव जो बुद्धि स्थान होता है, और पंचम में शनि बैठकर सप्तम दृष्टि देगा एकादश भाव में। शनि की दृष्टियां बहुत ही सेपरेटिव एस्पेक्ट्स होती है, बहुत ही सेपरेटिव दृष्टियां होती है। शनि अगर लगन में हो तो दाम्पत्य जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता। उदाहरण इंदिरा गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, मेनका गांधी जी है, इनके लग्न में शनि बैठे हुए हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। शनि के एस्पेक्ट बहुत मतलब खराब होती है। मैं इससे ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये शनि शनि चलने वाला और इनकी एस्पेक्ट अगर पड़ती है तो ये काफी लंबे समय तक उसको अपनी एस्पेक्ट के द्वारा उस भाव को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि धीरे धीरे लोहा काटा जाता है। तो शनि का बुद्धि स्थान में बैठना, शनि का बुद्धि स्थान पंचम में बैठना राशि से, इनसे कुछ बुद्धिगत भूल इनसे होने वाली है ऐसा दिखता है। और एकादश में सप्तम भाव में दृष्टि, जहां से सफलता, जहां से संसद, जहां से विधानसभा, जहां से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रपति भवन इत्यादि जो भी समझ ले, वो एकादश से हम देखते हैं। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, और इधर मोदी जी की जो अंतरदशा शुरू होगी 15 अप्रैल
2025 को बुध की, मंगल में बुध की अंतर्दशा चलेगी। ज्योतिष की बेसिक नॉलेज रखने वाले ये समझते हैं कि मंगल और बुध में आपस में एक टकराव होता है, मंगल बुध में आपस में एकता नहीं होती। जैसे कि दशा अंतर्दशा की गणना करते वक्त हम भावार्थ भाव को देखते हैं तो पंचदा मैत्री चक्र से ग्रहों की आपसी मैत्री और शत्रुता को देखते हैं, तो ग्रहों की जो बेसिक नेचुरल, जिसको फंक्शनल मैलिफिक या फंक्शनल बेनिफिक कहते हैं हम, सॉरी नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलिफिक कहते हैं, तो वो जब आपस में नेचुरली जब मैलिफिक है आपस में, तो उसका एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा का आना अक्सर अच्छा फल नहीं देता अगर अच्छी कनेक्टिविटी ना बनी हो तो। हालांकि बुध की कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि देश काल पात्र बड़ा मायने रखता है। सरकमस्टेंसेस क्या बन रही है, चारों तरफ क्या स्थितियां बन रही है, इसको मद्देनजर रखते ना रखते हुए अगर कोई फलादेश करता है तो वो फिर सतयुग में तो हम बैठे नहीं हुए हैं, कलयुग में बैठे हुए हैं। तो वर्तमान स्थितियों को भी समझ के हमें समझना होता है कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है। टैरिफ को लेकर और ये विदेश नीति को लेकर आप बहुत सी आपके बातें जो कौन से खतरे हैं मोदी सरकार के ऊपर जिसकी आप संकेत कर रहे हैं, क्या खतरे हो सकते हैं अल्टीमेटली? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी घिरते जा रहे हैं। हाँ। मोदी जी स्टेप बाय स्टेप घिरते जा रहे हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी कितना भी बड़ा भक्त हो। मैं भी मोदी समर्थक ही था बहुत बड़ा, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। मैं 2021 के बाद मेरी धारणाएं इनके प्रति थोड़ी सी बदली, 20 के बाद वो जो कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, तो मेरी धारणाएं बदली और मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। क्योंकि देखिए, हम साधारण व्यक्ति, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम सत्ता में जो भी आता है, हम एक आशा के तहत उसकी तरफ देखते हैं और उस सत्ता में लाते हैं उनको, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने वादे करती है। जब पार्टी वादे नहीं करती तो लोगों का विरोध में जाना मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है। कांग्रेस का भी हमने बहुत विरोध किया था 2014 तक, क्योंकि हमें लग रहा था कि कांग्रेस सही तरीके से अब चला नहीं रही है। तो ये गणतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस वक्त जो स्थिति है जो मुझे दिख रही है, जो शनै शनै ये एक ना एक चीज में जो फंसते जा रहे हैं। जैसे भी वन तारा में गए अंबानी जी के यहाँ, वहां भी कुछ लफड़ा हो गया। अडानी जी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर निकल आया वगैरह को लेकर। तो सर्कमस्टेंसेस जो चारों तरफ से जो स्थितियां बन रही हैं, और वो माय फ्रेंड डोनाल्ड और वो तू तड़ाक वाली बातें रही नहीं, खत्म हो गई, वो पहले वाली बात है नहीं। तो ये चीजें जो बिगड़ गई हैं, एक शक्तिशाली देश, कहने को हम अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली कह सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, लेकिन हम वैसा काम तो नहीं कर रहे ना वासुदेव कुटुंबकम जैसा। और हमारी अपनी शक्ति हमें मालूम है, और मालूम इसलिए कि हम हमें एस जयशंकर ने बोल दिया कि चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। तो हम तो समझते थे कि चीन को हम रोक सकते हैं 24 घंटे में। लेकिन जब देश का इतना बड़ा मंत्री जब अपने पद पे बैठा हुआ अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहा है, तो हम मुट्ठी लहरा के हवा में क्या कर लेंगे। तो चारों तरफ से जो स्थितियां बन रही है मोदी जी के खिलाफ इस वक्त। और दूसरी बात है, देखिए तीसरा टर्म है, कोई भी लीडर चिरकाल तक बैठा नहीं रह जाता, खास करके वहां जिस देश में चुनाव होते हों। और चुनाव बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, ये चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मोदी जी के ऊपर ग्रहों की जो स्थिति है, जैसे उनकी महादशा की जो स्थिति है, और इस वक्त उनके शत्रु बुध की, मंगल और बुध आपस में शत्रुता रखते हैं, और बुध अष्टमेश है वृश्चिक लग्न में। ये खास बात है कि बुध अष्टमेश है, अष्टमेश की अंतर्दशा शुरू होगी इनकी। तो ये 15 अप्रैल 2025 के बाद। और दूसरी बात जो मैं पहले बोल चुका हूं, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जून 2025 से भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार केतु की अंतर्दशा शुरू हो रही है, जो 2026 तक चलेगी। तो इधर मोदी जी का चारों तरफ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति में एक घिर जाना, चारों तरफ से एक तरह से वो घिर रहे हैं। अभी आपने वो बाघ को दूध पिलाना या जंगल चले जाना वाली जो बात आपने कही, ये मैं यहाँ मैं अपनी अलग कुछ राय रखना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी बहुत घाघ व्यक्ति, मोदी जी बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, जिसको कहते हैं बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, और अपने मन के भावों को
अपने विचारों को वो अपने चेहरे पे परिलक्षित होने से रोकने में कामयाब रहते हैं। ये जो मोदी जी करते हैं ना, कभी मोर को दाना डालना, कभी शेर को दूध पिलाना, ये वो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के तहत करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए करते हैं उन लोगों पे जो उनके खिलाफ है, विपक्ष में है, और जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनकी नजर से जो लोग सोचते हैं कि मोदी जी को हम राजनीतिक तौर पे खत्म कर देंगे, तो मोदी जी कूल एंड काम अपने आप को दिखा के एक ऐसी एक छवि पेश करते हैं जिससे कि वो लोग जो सोच रहे थे कि हम तो इनको डाउन कर देंगे, उल्टा वो घबरा जाते हैं कि अरे क्या बात है यार, ये आदमी तो चाय पी रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है, ये चाय पी रहा है सड़क पे खड़ा होके। वाराणसी चुनाव में यही हुआ था ना, यूपी चुनाव के वक्त, ये इतना हल्ला, कोरोना काल, ये इतनी मौतें, ये वो, हमारे साहब बैठ खड़े होके वाराणसी में चाय पी रहे थे, बिल्कुल एकदम कूल एंड काम, कुछ नहीं हुआ, सब चंगासी वाली एक स्थिति। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एक खेल वो करते हैं, और मैं समझता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है, ये रियल मास्टर स्ट्रोक है एक पॉलिटिशियन की तरफ से, जो चारों तरफ जब हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लोग चिंता में है, डॉलर 100 की तरफ बढ़ रहा है, टैरिफ लग रहे हैं, ये सारी चीजों के बीच में मोदी जी वो बाघ को जो दूध पिलाते हैं। सर ये इतिहास में दर्ज होगा आने वाले समय में कि कैसे स्ट्रेटेजिकली तनाव को कम किया जा सकता है और विरोधी को उल्टा दबाव में ला दिया जा सकता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा इधर तो सब मस्त हूं मैं, कोई चिंता नहीं मुझे किसी चीज की। ये उनका रियल मास्टर स्ट्रोक।